नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। भारतवर्ष जितना विविधतापूर्ण देश है, उतने ही तरह की यहाँ की राजनीति भी है। तरह-तरह की राजनीति, सवर्ण राजनीति, पिछड़ों की राजनीति, दलितों की राजनीति, हिंदुओं की राजनीति, मुसलमानों की राजनीति, तरह-तरह की जातियों की राजनीति, अलग-अलग जातियों के अलग-अलग नेता हैं और उनकी राजनीति बन गई है। जब देश आज़ाद कराया जा रहा था, जब लड़ाई लड़ रहे थे, तब लोग सोच रहे थे कि ये देश एक होगा, सब नागरिक एक होंगे और उसी हिसाब से संविधान रचा गया। लेकिन आज 75 साल भी बाद भी हम देखते हैं कि देश नागरिकों का देश नहीं रह गया है। ये देश जो अलग-अलग धर्मों, अलग-अलग जातियों का तो है, लेकिन उसमें इतना भेद हो गया है, इतनी कड़वाहट है। और वो कड़वाहट क्यों है? वो समझ में आती है कि ये कड़वाहट जो है, वो लगता है राजनीति नहीं पैदा करती है। और जो एक समरसता का भाव होना चाहिए, जो एकता का भाव होना चाहिए, जो बंधुत्व का भाव होना चाहिए था, जो संविधान में लिखा हुआ बंधुत्व का भाव, वो नहीं हो पाया क्योंकि सामाजिक न्याय नहीं हुआ। जो स्वतंत्रता की बात थी, वो पूरी नहीं हुई। जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात थी, वो अब तक अधूरी है। और देखिए ऐसा दिख रहा है कि अभी की राजनीति में कि एक तरफ राजनीति चल रही है, दलित पिछड़ों की राजनीति चल रही है, लेकिन दलित नेता जो हैं, वो दूसरे पाले में दिखाई पड़ते हैं और वो दिखाई पड़ते हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी जो लगातार सवर्णवादी राजनीति करती रही, स्वयं जो है अंबेडकर ने विरोध किया ब्राह्मणवादी शक्तियों का। फूले, शाहू महाराज, पेरियार, जिस ब्राह्मणवाद का विरोध किया, आज की दलित राजनीति उसी ब्राह्मणवादी राजनीति की गोद में जाकर के बैठ गई दिखाई पड़ती है। उसके जो चर्चित नेता हैं, जो बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में हो, सबकी संगति आज बीजेपी के साथ है। और जो दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं समाजवादी लोग, कांग्रेसी लोग, उनसे उनका जैसे लगता है 36 का आंकड़ा है। बिहार में अभी जो हुआ हाल के दिनों में, एक ऐतिहासिक घटना थी कि जाति सर्वेक्षण हुआ। हालांकि बीजेपी के लोग या सवर्णवादी लोग वो गए सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई। जाति सर्वेक्षण हुआ और फाइनली तमाम अवरोधों के बाद जाति सर्वेक्षण जमीन पे आया, विधानसभा में पेश की गई। और उस जाति सर्वेक्षण में आया कि 94,60,000 परिवार जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे है। उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, नीतीश सरकार ने इसके लिए योजना बनाई। आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन 2 दिनों से जो मीडिया में विमर्श है, वो विमर्श है नीतीश कुमार ने क्या बोला महिलाओं को लेकर के, नीतीश कुमार ने क्या बोला मांझी को लेकर के। तो कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया है दलित पिछड़ों समाज के लिए वो ऐतिहासिक काम है। खास करके जो जीतन राम मांझी है, उन्होंने जिस तरह से सदन में बोला, पूरी की पूरी जो है पूरा का पूरा जो सर्वेक्षण है उसको गलत साबित किया और कहा कि ये टेबल पे बनाया गया, कहा कि ये जो है घर घर गए नहीं लोग। मतलब कुल मिलाकर के वो बीजेपी की भाषा बोल रहे थे। चिराग पासवान लगातार बीजेपी की भाषा बोलते रहे, बीजेपी के लिए लगातार काम कर रहे हैं वो। तो कुल मिलाकर के ऐसा दिख रहा है कि ये जो दलित पिछड़ों की राजनीति है, बीजेपी ने उसको बड़े तरीके से कॉर्नर करने की कोशिश की। लेकिन सवाल उठता है कि क्या दलित राजनीति, कुछ दलित नेताओं की पॉकेट राजनीति है या दलित राजनीति जो है वो अब आगे चल पड़ी है और ये एक बीजेपी के लिए चुनौती बन जाएगी। हमारे साथ है प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर। सर प्रणाम। सर, जो दलित राजनीति में हो रहा है कि पूरी की पूरी दलित राजनीति दिखाई पड़ती है, जो नेता है खास करके दलितों के नेता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारे दलित जो है बीजेपी के साथ हैं, लेकिन दलितों के जो प्रमुख नेता हैं बिहार में जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, पशुपतिनाथ पारस हैं, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में अठावले हैं, वो सब बीजेपी के साथ खड़े। और दूसरी तरफ एक जो है समाजवादी धड़ा है, जो सामाजिक न्याय को, जो लोहियावादी हैं वो सामाजिक न्याय को लेकर के चल रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से सर्वेक्षण जाहिर किया है और उसमें पिछड़ों की, दलितों की, सबकी पहचान की है,
गरीबों की पहचान की, जाति और धर्म से बाहर निकल करके उन्होंने 33% गरीबों की पहचान की है और उनको अपलिफ्ट करने की योजना बनाई। ऐसे में जो दलित नेता है उनकी बात सुनेंगे दलित समाज के लोग, या जो समाजवादी लोहियावाद जो राजनीति कर रहे हैं उसके साथ जाएंगे लोग? या एक सवाल ये भी है कि दलित नेता बावजूद इसके बीजेपी के साथ क्यों खड़े हैं? धनंजय, इसमें पहले ही तो दिक्कत यह है कि जिन नेताओं के आपने नाम लिए हैं, मैं बहुत ही मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता और मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी किसी से दोस्ती भी नहीं, दुश्मनी भी नहीं। इन सारे नेताओं का जिनका आपने नाम लिया है, उनके वक्तव्यों को सुनने के बाद, या जीतन राम मांझी जिनका के वक्तव्य का जिक्र आपने किया, एक चीज मेरे दिमाग में कौंधी कि दलित नेताओं के पास मुद्दा नहीं है, और दलित नेताओं के पास में दलित के ही मुद्दे न हो, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, किसकी राज्य में सरकार है, किसकी केंद्र में सरकार है, इसे इनमैटेरियल। चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, चाहे वो अठावले हो, इनसे ये तो पूछा जाना चाहिए कि दलितों के मुद्दे क्या हैं और क्या वे आज रिलेवेंट हैं कि नहीं है, और दलितों की अवस्था क्या है। आश्चर्य की बात बता रहा हूं कि जो जितना थोड़ा बहुत मैं अखबार पढ़ता हूं, मीडिया पढ़ता हूं, पिछले करीब 15-20 साल से कॉन्स्टेंटली मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो दलित लीडरशिप है, वो लीडरशिप एक तरह से दलितों के प्रश्न पर बात ही नहीं करती, और दलित राजनीति वो कर रहे हैं। दलितों के वो हिमायती हैं, हितैषी हैं, ये वो दावा कर रहे हैं, लेकिन एक भी नेता ने कोई भी दलित का मुद्दा उठा के उसे फोर फ्रंट पर खड़ा नहीं किया। एक सामान्य सी बात है, वो छोड़ दीजिए जाति सर्वेक्षण को, जीतन राम मांझी को या चिराग पासवान को ये तो पलट के पूछना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पिछले 10 साल में केंद्र सरकार की नौकरियों में SC/ST रिजर्वेशन घटा या बढ़ा, या जो रिजर्वेशन था वो इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कौशल के साथ में SC/ST रिजर्वेशन को अधमरा कर दिया है। तो कम से कम इस बात पर तो गुस्सा होना चाहिए उनको कि SC/ST का जो रिजर्वेशन प्रचलन में है, नरेंद्र मोदी ने उसको ही अपाहिज बना दिया है और वह इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में SC/ST की सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों का परसेंटेज घटा है, जो इनकी एनुअल ग्रोथ थी वो क्रमशः घटी है, और ये चिंता की चीज है। लेकिन मजाल है कि इनमें से किसी नेता ने ये सवाल उठाया हो। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव अगर पॉलिटिक्स करेंगे, जो जिस तरह की पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी राजनीति का अगर आप समर्थन करेंगे, तो जाहिर है कि SC/ST का कोई भी प्रश्न उनके सामने नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके लिए हिंदुत्व का प्रश्न सर्वोपरि प्रश्न है। तो दलितों अगर नरेंद्र मोदी के साथ जाते हैं तो वह पहला वो शपथ पत्र ये भरते हैं कि वह दलितों का कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। उनके लिए गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वे दलितों का कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे, और दलितों के लिए कभी कोई भी अत्याचार हो तो वे आवाज नहीं उठाएंगे। इस बीच में अनेक अत्याचारी घटनाएं हुई जो रिपोर्ट हुई है, विभिन्न राज्यों में हुई। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं अभी फिलहाल, लेकिन मेरी चिंता यह है कि ये जो दलित राजनीति जो एक तरह से दिशाहीन हो गई है और उसके पास में कोई दलित प्रश्न नहीं है, दलित की समस्या नहीं है, ये अपने आप में चिंता की चीज है, और ये एक तरह से दलित राजनीति का डिक्लाइन है। और ये दलित राजनीति का डिक्लाइन इसलिए भी है कि ओवरऑल जो लिबरल पॉलिटिक्स है, जो जिसे हम लोग कहते हैं कांग्रेस की राजनीति है, उसका जिस तरह से डिक्लाइन हुआ, उसका असर दलित राजनीति पर भी पड़ा। दलित राजनीति का उभार इसलिए दिखाई देता था और इसलिए उभार सामने आया क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी। दलित राजनीति को यह चीज समझनी होगी और दलित नेताओं को यह चीज समझनी होगी, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी तो दलित अपने मुद्दे उठा के लड़ सकते हैं।
लेकिन केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार होगी तो दलित कभी भी मुद्दे नहीं उठा सकते। वो रहे आराम से नरेंद्र मोदी के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, वो आरएसएस के साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फिर दलितों के प्रश्न नहीं उठाएंगे। इसके जरिए में एक चीज, जो उनके पीछे जो जनता है, मैं उसे ये चीज संप्रेषित करना चाहता हूं कि दलित नेता गलत रास्ते पर है, क्योंकि वो कोई प्रश्न जनता के और खासतौर दलित जनता के वे उठाने के लिए तैयार नहीं है। पहले ये कभी नहीं हुआ, काशीराम ने कभी नहीं किया ये। इवन कांग्रेस के दौर की मायावती को आप देखें तो मायावती भी दलितों के प्रश्न उठाती रही है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए उन्होंने दलितों के प्रश्न उठाने बंद कर दिए। वो चुनाव तो लड़ रही है लेकिन दलितों के प्रश्न नहीं उठा रही। वो खाली एक प्रेस रिलीज जारी करती हैं, लेकिन उनके पास में कोई कॉन्क्रीट एजेंडा नहीं है दलितों के लिए। ये जो दलित नेतृत्व की जो दिशाहीनता है और मुद्दाहीनता स्थिति है, ये स्थिति अपने आप में चिंता की चीज है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसने जिस तरह से कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स या हिंदुत्ववादी राजनीति के साथ में अपना गठजोड़ बनाने की कोशिश की है या गठजोड़ बनाया है, वो गठजोड़ उनके लिए हानिकारक है। उस गठजोड़ से उनको निकलने की जरूरत है, क्योंकि लिबरल प्रवेश, लिबरल राजनीति, लिबरल केंद्रीय शासन दलितों के एजेंडे के विकास की और दलितों के सामाजिक विकास की गारंटी सुनिश्चित करता है। मैं एक खाली उदाहरण दे रहा हूं, सामान्य सा। कांग्रेस ने 40 साल शासन किया, 42 साल एक छत्र शासन किया, और उसके बाद में मिलीजुली सरकारें भी चली, यूपीए की सरकार चली 10 साल। तो तकरीबन 52-55 साल उनका शासन रहा है और वो सॉलिड शासन रहा है। इस 52-55 साल के शासन में पहली चीज जो दर्ज करने की है, जिसका श्रेय निश्चित तौर पर कांग्रेस और उसकी नीतियों को जाता है। मैं कांग्रेस का प्रशंसक नहीं हूं, मैं कांग्रेस का क्रिटिक हूं, लेकिन जो हुआ है आंखों के सामने वो तो मानना पड़ेगा। वो यह कि जब से रिजर्वेशन लागू हुआ तब से एक बड़ी संख्या में दलितों में मध्य वर्ग पैदा हुआ। जब देश आजाद हुआ था तो अंबेडकर के साथ में 2 दर्जन दलित नेता नहीं थे जो मिडिल क्लास से आते हों। आज स्थिति यह है कि हर शहर में, हर गांव में, हर राज्य में दलित नेता हैं जो मध्य वर्ग से आते हैं। ये साधारण उपलब्धि नहीं है कि 40 साल में करोड़ों दलितों को, जो कि भूमिहीन लोग थे, जो कि वंचित थे एकदम, उनको मिडिल क्लास में लाके खड़ा कर दिया गया। और ये साधारण बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अगर ऐसा किया हो तो वो नरेंद्र मोदी के साथ जा सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो ये काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने उल्टा दूसरा काम किया। दो रूप है जिसके जरिए दलित नेता समझ सकते हैं या बाकी लोग भी समझ सकते हैं। पहला तो यह है कि जिस तरह से एजुकेशन में खर्चे बढ़े हैं तो दलित बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते। जिस तरह की फीस है उसमें दलित बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। और जो स्कॉलरशिप जो कायदे से दलितों को मिलनी चाहिए, वो स्कॉलरशिप ठीक से मिल नहीं रही है। थर्ड चीज जिसने के संकट पैदा किया है वो दलितों के लिए भी, जैसे गैर दलितों के लिए स्थिति है, दलितों के लिए भी अब नौकरियां नहीं है। तो सरकार अगर नौकरियां नहीं देगी, नौकरी की गारंटी नहीं देगी, तो दलित बढ़ के जाएगा कहां? वो सिर्फ मनरेगा के अलावा, घरेलू कामकाज के अलावा, वो सड़क खोदने के काम के अलावा, जिसकी मोदी कह रहे, कांग्रेस ने आईएएस के पदों पर बिठाया है दलितों को, ये जान ले हम लोग। और कांग्रेस के शासन के दौरान बड़े पैमाने पर मिडिल क्लास ही नहीं, अपर क्लास और पूंजीपति वर्ग दलितों में पैदा हुआ। हिंदुस्तान के 4-5 बड़े दलित आइकॉन है जो बड़े कैपिटलिस्ट है, जिसे हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहते हैं। उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो कलपुर्जे होते हैं, उन कलपुर्जों को बेचने वाली कंपनियों में 5 बड़ी कंपनियां जो दलितों की हैं, वो किस दौर में पैदा हुई? कांग्रेस के दौर में पैदा हुई है। तो कांग्रेस ने जो लैंडलेस लेबर थे दलित, उनको अपलिफ्ट करके, एक बड़े हिस्से को अपलिफ्ट करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दलितों की दशा एकदम सुधर गई, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जिसमें हजारों की, करोड़ों, लाखों की संख्या है, वो अपलिफ्ट करके ऊपर आए। तकरीबन जो ऑफिशियल डाटा बता रहा हूं मैं आपको, तकरीबन 1000 लोग ऐसे हैं जिनके पास में करोड़ों की संपत्ति है दलितों में। कहां से पैदा हुआ ये?
ये पैदा हुए लिबरल कांग्रेस की राजनीति से। लिबरल कांग्रेस की राजनीति को अगर आप नहीं मानेंगे और उसका विरोध करेंगे, और जो लिबरलिज्म का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस को कह रहे हैं कि जैसा कि उन्होंने कहा अगले 100 वर्ष तक कांग्रेस को मत आने दो। नरेंद्र मोदी का जो अभी 2 दिन पहले ही दिया गया भाषण है, कांग्रेस अगर 100 वर्ष तक नहीं आएगी तो तय मान लीजिए दलित आने वाले समय में 1000 वर्ष पीछे जाएंगे, ये तय है। क्योंकि जो दलितों की पोस्ट खाली हो रही है लगातार, वे पोस्ट भरी नहीं जा रही मोदी के शासन में। तो दलित अपनी कम से कम अपने हित तो पहचाने। दलित राजनीति का जो सबसे बड़ा जो जिसे कहें कि ट्रेजिक पक्ष है वो यही है कि दलित राजनीति अपने दलितों के हितों को पहचानती नहीं है, जो आज की दलित राजनीति है। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमारे पास में अभी भी जो लिबरल पॉलिटिक्स है, नीतीश कुमार किसके प्रतिनिधि हैं? वो लिबरल पॉलिटिक्स के प्रतिनिधि है। जिनके आपने नाम लिया सोशलिस्ट के प्रतिनिधि है, वो लिबरल पॉलिटिक्स के प्रतिनिधि है। कांग्रेस लिबरल पॉलिटिक्स की प्रतिनिधि है। तो ये सवाल तो किया ही जाना चाहिए कि लिबरल पॉलिटिक्स आपके लिए एक सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम लेकर आ रही है। हम क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जीतन मांझी, ये सारे लोग नीतीश कुमार का विरोध करें, लेकिन नीतीश कुमार से विकसित विकास मूलक प्रोग्राम दें, हम मान लेंगे। आप दे रहे 5 किलो राशन, और नीतीश कुमार राशन ही नहीं अनेक चीजें देने का वायदा किया है उन्होंने। आप तो वायदा भी नहीं कर रहे। तो डेमोक्रेसी कैसी है? डेमोक्रेसी में संभावनाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। डेमोक्रेसी में लोग संभावनाओं में जीते हैं, संभावनाओं पर ही वोट देते हैं। तो नरेंद्र मोदी के यहाँ तो कोई संभावना ही नहीं है। 5 किलो राशन के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है नरेंद्र मोदी के पास में। नरेंद्र मोदी खुलकर कह रहे हैं कि वे सरकारी जो पोस्ट है जिन पर पाबंदी, मैं पिछले कई प्रोग्राम में बात बोल चुका हूं, 10.5 लाख पोस्ट केंद्र सरकार ने उन पर पाबंदी लगाई हुई है भर्तियों पर। वो पाबंदी हटी नहीं है। दलितों को नौकरी कहां से मिलेगी? ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें हम लोग। दलितों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? दलित बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे तो उनके पास फीस देने के पैसे हैं? नहीं है। तो कम से कम इतना तो स्वीकार करना चाहिए कि नीतीश कुमार ने एक विकसित प्रोग्राम दिया है जिसके जरिए जो वंचित लोग हैं समाज के, आर्थिक तौर पर जो वंचित लोग हैं, वे आगे आ सकते हैं, उनको थोड़े बहुत 2 कदम आगे जा सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो जो व्यवस्था की है, जहां हो वहीं खड़े रहो, 5 किलो राशन लो, घर के बाहर मत निकलो। क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास में मनरेगा के लिए भी पैसे नहीं है। नरेंद्र मोदी ने घटा के पूरे 10 साल में मनरेगा के जो 150 दिन का काम था उसे घटा के 28 दिन के काम तक पहुंचा दिया। और अब पिछले 2 साल से स्थिति है कि साल में 28 दिन का काम भी गांव में अवेलेबल नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा दलित परिवारों को मिलता था। तो जो व्यक्ति खुलेआम आपके जीवन और अस्तित्व के प्रश्नों पर समस्याएं खड़ी कर रहा है, उस राजनीति को, उस नेता को तो आप गले लगाए हुए। ये तो चिंता की बात है मेरे लिए कि आखिर जो आपका विरोधी है वो आपका इतना आकर्षक, आपको इतना पसंद क्यों आ रहा है? ये अपने आप में सोचने लायक बात है। और इसने एक नई समस्या पैदा की है कि डेमोक्रेसी में जो हम लोग अभी जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी जिस राजनीति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस राजनीति ने एक बड़ा काम किया है। मैं एक बहुत ही फेमस कोटेशन है अंबेडकर का, वन लाइनर है। ये जिन नेताओं के आपने नाम लिए, मैं चाहता हूं कि वो ये प्रोग्राम जरूर सुने, सोचें, खाली दलितों का एजेंडा वर्कआउट करें कि दलितों को किससे मांग करनी चाहिए, केंद्र से मांग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अंबेडकर का कहना था कि ये जो कह रहे थे ना आरएसएस के लोग, वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ेंगे, अछूत भाव के खिलाफ लड़ेंगे। अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों का त्रास ही
हिंदुओं का अपराध है। ये जो अनटचेबल है, जो इस कष्ट में रहते हैं, ये किसकी वजह से रहते हैं? ये हिंदुओं के क्राइम की वजह से रहते हैं। हिंदुओं ने जो अपराध किए हैं उसकी वजह से रहते हैं। इस अपराध से निकलने की जरूरत है। उन पर भी तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपराध किए, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे कि उन्होंने अपराध किए। अंबेडकर में ये साहस था। एक अन्य चीज सवाल किया जाना चाहिए, 10 साल में दलितों के उत्थान के लिए कोई एक प्रोग्राम बताएं नरेंद्र मोदी जो उन्होंने घोषित किया हो केंद्र में, कि दलितों का उत्थान के लिए एक प्रोग्राम बताएं। वो उन्होंने एक भी प्रोग्राम, उनकी किसी भी सरकार ने एक भी प्रोग्राम, कोई स्कीम जो दलितों के लिए खास तौर पर संबोधित हो, वो स्कीम घोषित नहीं की। चिंता की बात नहीं है, 10 साल हो गए आपको दलितों की समस्या नजर ही नहीं आई। जिन दलितों के आप वोट लेते रहे, जिनकी अधिकांश कॉन्स्टिट्यूंसी पर बीजेपी का कब्जा है, ये अपने आप में एक मजेदार पॉलिटिक्स है। ये दलितों की कॉन्स्टिट्यूंसी में, SC ST कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का अच्छा खासा रुतबा है, और ये जो लोग हैं ये अपने ही मतलब हितों के शत्रु को नहीं पहचानते। तो हमें तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर संकट कहाँ है, संकट कहाँ है। एक अन्य पहलू है, अगर आपके पास कुछ सवाल हो तो, नहीं तो मैं आगे इस पर जाऊंगा। मैं नहीं, सवाल ये बनता है कि ये दलित नेता जो है वो दलितों के मुद्दों को सामने रखने के बजाय, जो आपने कहा कि दलितों के मुद्दे, उनके पास कोई विजन उस तरह से नहीं है जो दलितों के मुद्दे उठाएं। सवाल उठता है ये दलित नेता फिर भी क्यों बने हुए हैं और अपने लाभ के लिए दलितों को क्यों जो है अंधेरे में रखा हुआ है, और दलित भी समाज जो है इनको ही अपना नेता क्यों मान रहा है फिर? नहीं, उसका एक कारण है। उसका एक कारण यह है कि ओवरऑल समाज में एक तरह से राजनीतिक पस्ती छाई हुई है, और खासतौर पर उत्तर भारत में। ये जो राजनीतिक पस्ती है, जैसे हम लोग राजनीतिक ठंडापन कहते हैं, ये पैसिविज्म कहते हैं, ये पैसिविज्म जो है वो बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। वो सिर्फ दलितों में ही नहीं, वो ब्राह्मणों में भी है, वो यादवों में भी है। राजनीतिक पस्ती एक बड़ी बीमारी है, जिस बीमारी के सभी शिकार हैं, दलित ज्यादा शिकार है। अगर हम एक जिसे कि बड़े कैनवास में रख के देखेंगे ना चीजें, तो ज्यादा साफ दिखाई देंगी। ये नेताओं के जरिए बात तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन पर बात नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। मुझे उस जनता को देखना होगा जो जनता नीचे इस पूरे के पूरे माहौल में एकदम पस्त पड़ी हुई है। कोई तो वजह है, सिर्फ एक चीज नहीं, वही तो सर वही तो चिंता हो जाती है कि दलितों के साथ उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जहां भी देखिए वहां दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। हाँ हाँ, उनके ऊपर जो है उनके रेप कर दे रहा है, कोई हत्या कर रहा है, कोई पीट रहा है। उत्तर प्रदेश की लगातार घटनाएं आ रही हैं, लेकिन फिर भी दलित नेता जो है बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, और जनता भी विरोध नहीं करती कि तुम बीजेपी के साथ क्यों खड़े हो। जनता, दोनों ही तरह की जनता विरोध नहीं कर, दलित जनता और गैर दलित जनता दोनों ही जनता विरोध नहीं कर रही है अपने नेताओं का। भाई तुम हो कहां? ऐसा नहीं है कि जो गैर दलित जनता है उसके नेता जो है वो दौड़ के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई आंदोलन नहीं है, 10,000 की रैली नहीं हुई है, इतने अत्याचार हो चुके हैं। ये सोचने लायक बात है मेरे लिए कि भाई ऐसी क्या वजह है कि आप यूपी में रैली नहीं कर सकते। आप ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से आप प्रोटेस्ट में बड़े जलसे या जुलूस नहीं निकाल सकते? क्यों? ये जो पस्ती है, ये पस्ती लीडरशिप में भी है और ये पस्ती जनता में भी। जो पीड़ित है वो तो रो रहा है, लेकिन जो पीड़ित नहीं है तो उसकी मुश्किल क्या है? अब ये मेरी क्या समस्या है? ये धनंजय जी, आपको परेशानी हुई है तो आप जानिए, आपका काम जानिए। ये जो खास तरह का एलिनेशन, अंबेडकर ने एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी जिसकी चर्चा लोग नहीं करते। उसने कहा था ये जो सोकॉल्ड जो अछूत बने समाज में और ये बनाए गए, ये दलित बने, ये बनाए गए, ये क्यों बने, कैसे बने? उसमें कौन सी चीज थी ऐसी?
उसमें जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये कि हमारे लिए अभी भी दलित एक तरह से अजनबी हैं, हम दलितों को जानते नहीं, हम नहीं जानते कि दलित कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या जीवन शैली है। दलित हमें नहीं जानते, हम तो घर के अंदर घुसने नहीं देते उनको, काम कराते हैं, विदा कर देते हैं, लेकिन हमारे तो संपर्क नहीं है। ये जो अजनबियत का बीच में आना दलितों और गैर दलितों के बीच में, और इस अजनबियत ने सिर्फ गैर दलित और दलित को ही प्रभावित नहीं किया, दलितों के अंदर भी प्रभावित किया है। मसलन जो दलित थोड़ा सा शिक्षित हो जाते हैं, जो थोड़ा सा संपन्न हो जाते हैं, वे अब कल तक वे अशिक्षित थे और अधिकारहीन थे, लेकिन अभी वो अधिकारवान है, तो वे अधिकारहीन दलितों को तवज्जो नहीं देते, उनकी उपेक्षा करते हैं। यानी दलितों में भी एक खास तरह खाता पीता मध्य वर्ग अपर क्लास पैदा हो गया है। आप जाइए राजस्थान में, मीणा जो है बड़े पैमाने पर आईएएस ऑफिसर है, 2 मीणा ऑफिसरों को आप पास नहीं बिठा सकते। आप जाइए हिंदी में, आप हिंदी में दलित लेखकों को 10 दलित लेखकों को एक साथ नहीं बिठा सकते, 10 अलग अलग दिशा में भागते हैं। क्यों? एक बहुत ही सामान्य सा शब्द है, मैं बोल के उससे समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि लोग समझें। वो ये कि हम लोगों में मिलन का अभाव है और परिचय का अभाव। अगर हम लोगों में परिचय होता, मैं आज तक नहीं मिला हूं आपसे, अभी ध्यान रखिएगा, मैं नहीं जानता कि आप मतलब फिजिकली कैसे हैं, मैंने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है आपको, अभी हमारी वर्चुअल ही फ्रेंडशिप है। बिल्कुल सर। परिचय का अभाव और मिलन का अभाव, इन 2 चीजों ने दलितों की भी दुर्दशा की है, और दलितों के अंदर भी दुर्दशा हो रही है, और दलितों के बाहर गैर दलितों के साथ में इवन गैर दलितों के जीवन में भी दुर्दशा हो रही है। ये एक राष्ट्रीय बीमारी के तौर पर फैल चुकी है ये चीज। एक बहुत ही अच्छे विद्वान थे, मैं अंबेडकर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आरएसएस के लोग दुखी होते हैं अंबेडकर का नाम लेते ही, मैं खेती मोहन सेन का नाम लूंगा, जो बनारस से पैदा हुए थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो कि उन्होंने जाति पे भी बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, उन्होंने कहा है कि जानते हैं महाभारत क्यों हुआ? परिचय का अभाव था। अगर सब लोग जानते हैं कि कर्ण और अर्जुन भाई थे, लेकिन कर्ण और अर्जुन नहीं जानते थे कि वो एक भाई हैं। अगर वे ये जानते तो महाभारत नहीं होता। अगर हम इस परिचय के अभाव को खत्म कर दे, ये पुस्तक लिखी उन्होंने संस्कृति संगम के नाम से, और वो पुस्तक लिखी भारत विभाजन के तत्काल बाद, और उसमें भारत विभाजन की और दूसरी चीजों की समस्याएं, कास्ट वाली भी प्रॉब्लम, ये बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो उसमें उन्होंने इस चीज को आर्टिकुलेट किया बहुत ही सुंदर शब्दों में, गैर राजनीतिक शब्द जिसे हम लोग कहते हैं, कि हमारे बीच में जो चीज है जिसकी वजह से महाभारत हुआ, वो है परिचय का अभाव। अगर हम एक दूसरे से परिचय कर लेते तो महाभारत न होता। दलित दलित को जानने के लिए तैयार नहीं है, गैर दलित दलित को जानने के लिए तैयार नहीं है, गैर दलित जो है ब्राह्मणों को जानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये तो बहुत बड़ी विकट समस्या है ये जो परिचय का अभाव है समाज में, जिसे कि अंबेडकर ने अपनी भाषा में आर्टिकुलेट किया था। उन्होंने जो अछूत समस्याओं से संबंधित जो उनके निबंध है, उसमें उन्होंने लिखा था कि ये अजनबियत जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से अछूत है। उसी को इस परिचय के अभाव के पदबंध में क्षिति मोहन सेन ने बांधने की कोशिश की। एक अन्य चीज जिसको कि उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से रखा था अंबेडकर ने, ये जो नेता है और ये जनता है उनकी, या हम सब लोग हैं, हम सब लोग भी शामिल, हम भी शामिल हैं इसमें। आप पूछिए, जब लेखक इकट्ठे हो ना, ये जो हिंदी के उर्दू के ये तमाम इंटेलेक्चुअल इकट्ठे हो, तो आप सिर्फ पूछिए कि आप अपने 10 बेहतरीन दोस्तों के नाम बताओ। आपको मैं बता रहा हूं, मुझे मध्य वर्ग के बुद्धिजीवियों में काम करते करते मेरे जीवन गुजर गए। आपको चौंकाने वाला फैक्ट सामने आएगा कि हम में से अधिकतर लोगों के
10 जो अच्छे दोस्त हैं उनमें 2 दलित दोस्त नहीं है, 2 मुसलमान दोस्त नहीं है। अगर 100 लेखक चुनेंगे आप तो उसमें से 95 लेखक, 95 बुद्धिजीवी, 95 शिक्षित लोग ऐसे मिलेंगे जिनके कोई दलित या मुस्लिम दोस्त नहीं है। कितने बढ़िया लोग हैं हम लोग, रोज भाषण देते हैं, रोज बहुलतावाद समझाते हैं, रोज संस्कृति समझाते हैं, राजनीति समझाते हैं और कहते हैं मिलकर रहना चाहिए, लेकिन अपना दोस्ती नहीं बनाते। बहुत बड़ी बात है सर। जी नहीं, हम अपनी पहले यहां से लड़ाई शुरू करें। मेरे बचपन से दोस्त हैं, मुस्लिम भी दोस्त हैं, दलित भी दोस्त हैं, बचपन से। जब मैं मथुरा में था, जब मैं जनेऊ पहनता था, चोटी रखता था, तब से मेरे दोस्त हैं। क्यों कह रहा हूं मैं, हम जानते नहीं है, और जानते नहीं है इसलिए हम उनके बारे में सवाल भी नहीं खड़े करते। आप तो मतलब आप तो दलितों की पिटाई की बात कर रहे हैं, मैंने तो अपने घर में पिटाई अपने पिता से खाई है दलितों से मिलने के लिए। तो अब जब मेरी घर में पिटाई हो सकती है तो दलितों की कितनी पिटाई होगी। और एक बात बताऊं मैं आपको, जो मैं नॉर्मली नहीं बोलता। मैंने एक शूद्र लड़की से शादी की थी, मेरी पहली शादी, जिससे 2 बच्चे हैं मेरे, अच्छा, जिससे मेरा डाइवोर्स हो चुका है। और मैंने किसके जो है मुंह से मैंने मतलब आलोचना सुनी नहीं, बस मैंने आचरण देखा। मुझे किसी ने चाय पे नहीं बुलाया, हाँ ये बात दूसरी थी कि मैंने दूसरी भी जो शादी, मैं कोर्ट मैरिज ही की, मैंने फेरे नहीं डाले थे, मैंने मतलब दावत नहीं दी थी, मैंने जैसे कहते हैं जश्न मनाना। आप दलित समाधान कहां से खोजेंगे, संपर्क नहीं होंगे आपके तो दलितों के साथ में आपके समाधान होंगे। सामाजिक संपर्क न होना अछूत समस्या के दूसरा बड़ा कारण था। दलित क्यों बने, उसमें एक बड़ा कारण था कि उनके साथ में हमारे सामाजिक संपर्क और सामाजिक संबंध नहीं थे। ये अंबेडकर इस बात को रेखांकित कर रहे हैं। हम लोग अंबेडकर कर रहे हैं, शादी करते हैं, लेकिन जाके, मुझे बोलना नहीं चाहिए, जो सबसे महंगा क्लब होता है उसमें जाके बारात देते हैं। आप नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। एक अच्छे विचार के लिए एक विकसित आचरण बेहद जरूरी है। कंज्यूमरिज्म के औजारों से आप दलितों की मुक्ति नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते। एक और चीज है जो कि उन्होंने बड़ी सुंदर ढंग से कही थी, वो ये कि ये जो दलित, ये जो दलित है ना, ये सारे जितने भी लोग हैं अभी बोल रहे हैं जिनकी आप उनके बारे में ये सोचिए खाली कि क्या वे दलितों को अपना रक्त संबंधी बनाना चाहते हैं। जो गैर दलित हैं, दलितों के एजेंडे को लेकर चलना चाहते हैं, और जो दलित हैं वे क्या दूसरी जाति के लोगों में जाके वे शादी ब्याह करके रक्त संबंध बना के लाना चाहते हैं। ये हो ही सकता है ना, दलित की शादी ब्राह्मण के साथ हो। ये किसने कहा कि दलित की शादी सिर्फ दलित के साथ हो। अगर ऐसा होता, ऐसा होता, मैं एक बहुत ही अजीब सी बात है जो कि रावण का जो पिता था वो तो ब्राह्मण था, रावण की मां राक्षसी थी। तो रावण को किसके नाम से जानते हैं हम, राक्षस कहते हैं ना, राक्षस कहते हैं ना, ब्राह्मण नहीं कहते। क्यों, सारे देश में, सारी दुनिया में बाप से पहचाना जाएगा बेटा, लेकिन यहां रावण जो है वो अपनी मां से पहचाना जाएगा। कमाल है। इंद्र तक पर आरोप लगे हमारे पुराणों में, स्मृतियों में।
शूद्र का वध करने की, ब्राह्मण का वध करने की वजह से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, इंद्र को भी दोषी करार दिया गया। लेकिन कमाल की राइटिंग है हमारी, जो इधर पिछले 200-250 साल में पैदा हुई है, और कमाल के हम रामलीला वाले हैं जिन्होंने ये रामलीला खेली है। राम के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? रावण लगा तो सर, प्रायश्चित तो किया सर। रावण राक्षस नहीं था। दिक्कत कहां है? दिक्कत बहुत बड़ी है, जिसकी तरफ मैं आपको खींच के ले जाना चाहता हूं। दिक्कत यह है धनंजय जी कि ये जो दलित पॉलिटिक्स है ना, आप ध्यान रखिए कि सबसे पावरफुल दलित पॉलिटिक्स है साउथ में, और खासतौर पर तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के जो दलित लीडर हैं वो सचमुच में रियल दलित लीडर हैं। एक जमाने में जब भक्ति आंदोलन 5वीं शताब्दी में अलवार संतों ने शुरू किया, तो सारे नेता जो है वहां जो संत कवि थे वो सब दलित थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं किया था। तो पूरे दक्षिण में जो भक्ति आंदोलन चला ना, उसमें ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं है। अच्छा, फिर भक्ति आंदोलन हमारे यहाँ भी चला उनसे प्रभावित होके। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, खाली मैं बहुत ही लाइन एक बता रहा हूं आपको। हमारे यहाँ सब कबीर की प्रशंसा करते हैं ना, हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ कहने को उन्होंने उच्च वर्ण के लोगों की और ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती दी, जो कि साउथ में ये चीज नहीं थी। लेकिन एक चीज तो थी, दलित की मुक्ति कैसे होगी, उसमें उत्तर छिपा हुआ आपकी राजनीति का। 3 ऑप्शन है मेरे पास, ज्ञान, कर्म और भक्ति। जो पूरे भक्ति आंदोलन के कवि थे उनमें अधिकतर लोग, 2-1 दलित लेखकों को छोड़ के, अधिकतर लेखक वो जोर देते रहे कि भक्ति करोगे तो मुक्ति मिलेगी, कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जो अभी चमचागिरी चल रही है ना, ये भक्ति का जो है नवीनतम संस्करण है, जीतन राम मांझी का। आप इससे आप प्रसाद तो ले लेंगे मोदी से, लेकिन दलितों की मुक्ति नहीं होगी। दलितों की मुक्ति होगी जब उनकी कर्म संस्कृति को और उसकी ज्ञान संस्कृति को हम विकसित करें। तो एक विरासत चली आ रही है जो कॉमन है इनमें, जो आपने जहां से बात शुरू की थी वहीं ले जाना चाहता हूं कि आखिर ये दलित नेता वहां क्यों जा रहे हैं। कारण क्या है कि इसका एक पहले से एक ढांचा हमारे ट्रेडिशन में बना हुआ है कि तुम भले ही दलित सही, तुम भले ही भक्त सही, तुम्हारी भक्ति अच्छी है, तुम्हें ज्ञान और कर्म नहीं। इसलिए आप देखेंगे पूरे इस एरिया में, भारत में खासतौर पर, कर्म की संस्कृति और श्रम की संस्कृति और श्रमिक, इनके प्रति एक तरह से हेट्रेट का भाव है। और ये जो चीज है, ये चीज आपको कहां से मिली है? विरासत में। वे लोग यहां पे भी साझा हैं, यहां पे भी साझा हैं। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमें दलित की मुक्ति के लिए पहला जो विकासशील एजेंडा सामने आया है, उस एजेंडे का हम समर्थन करें। शिक्षा का एजेंडा है, उसमें उसके अस्तित्व की रक्षा का एजेंडा है। कर्म की संस्कृति को बचाने के लिए ज्ञान को बचाना बेहद जरूरी है, उसे स्कूल कॉलेज तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। अगर वो स्कूल और कॉलेज नहीं पहुंचेगा और वो खाली भक्ति करेगा, मैं कह रहा हूं वो पढ़ने के बाद में नरेंद्र मोदी करे, कोई दिक्कत नहीं है, नरेंद्र मोदी उसके पढ़ने की व्यवस्था तो करे। लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम पढ़ने की व्यवस्था नहीं करें, खाली भक्ति कर। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि नरेंद्र मोदी के पास में कोई एजेंडा नहीं है दलितों के लिए। नीतीश कुमार ने कम से कम एक एजेंडा पोच किया है। हम असहमत सहमत कुछ भी हो, उससे विकसित कोई एजेंडा पेश करे तब बात समझेंगे। अब सेकंड चीज और आखिरी चीज वो ये कि 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि मिली जुली कल्चर
अगर साझा संस्कृति का हम विकास नहीं करते, और साझा संस्कृति का विकास आप सिर्फ सेकुलर संस्कृति के आधार पर कर सकते हैं, आप हिंदुत्व की संस्कृति के आधार पर साझा संस्कृति का विकास नहीं कर सकते। और अगर हम साझा संस्कृति का विकास करना चाहेंगे तो अगला कदम यही होगा कि हमारी साथ साथ दावतें हों, हम खाएं, एक दूसरे के यहाँ जाके भोजन करें, और हम एक दूसरे के साथ में शादी ब्याह के संबंध बनाएं। लगातार लोगों को इंटरकास्ट मैरिज करने से रोका जा रहा है, उनके बाकायदा शादियां रोकी जा रही हैं, उनके घरों पर धरने दिए जा रहे हैं। ऐसे में एक नहीं दसियों उदाहरण बता सकता हूं आपको, दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के। सुबह जाते हैं आरएसएस के लोग, बाकायदा मैरिज ऑफिसर के यहाँ नोटिस बोर्ड देखते हैं और देख के पता करते हैं किस जाति के लड़के हैं, किस जाति की लड़की है। और जब देखते हैं इंटरकास्ट मैरिज हो रही तो लड़की वाले घर जाके धमकाते हैं और कहते हैं समझा लो इसे, शादी नहीं होगी। पहले जो सबसे बड़ी जरूरत है, जिसे समझना चाहिए हमें, कि आज सबसे बड़ा खतरा घर तक आ चुका है आपके, कि आप शादी ब्याह किससे करेंगे ये भी अब सरकार तय करेगी, ये भी अब ये संगठन तय करेंगे। तो अगर मुझे दलित की मुक्ति चाहिए तो मुझे दलित के साथ में संपर्क संबंध, रक्त संबंध, सामाजिक संबंध, वो सारे संबंध चाहिए। और ये सारे संबंध तभी संभव है जब हम दलित को दलित न माने बल्कि मनुष्य माने। ये जो दलित नेता हैं ये मनुष्य नहीं मानते उनको, और यही असल में मुसीबत की जगह है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत डिटेल में बतला दिया। और ये हमारे दलित समाज के लोग ही नहीं बल्कि हम सब समझ लें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे दलित समाज के नेता कहलाते हैं, मुझे लगता है उनको राजनीति से ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी कुर्सी बचाने की, अपनी जगह पाने की, और उसी में लगे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आप आए। थैंक यू। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर बतलाएं, और फिर हम किसी नए विषय के साथ प्रोफेसर जगदीश्वर सर के साथ आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।